हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग शर्मा। तो कल हमने प्रत्यावर्ती धारा का फर्स्ट पार्ट किया हुआ था, मीन्स अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का मैंने पहला पार्ट कंप्लीट किया हुआ था। आज हम इसी अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का सेकंड क्लास करने चल रहे हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, चूँकि आज डेरिवेशंस हैं, थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, तो इसलिए एक कॉपी, एक पेन और हेडफोन हो सके रख लीजिएगा ज़रूर। रीज़न क्या है, अगर आप इसको बेहतर ढंग से नहीं समझेंगे तो शायद ये आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, एकांत स्थान बैठिएगा ताकि आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ सके, ठीक है। और देखिए, मैं पढ़े आपसे बोलता हूँ, चाहे बायो वाले हैं चाहे मैथ वाले हैं, अवकलन, समाकलन और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले जो हैं उनको आप प्लीज़ एक जगह लिख कर रख लीजिए ताकि किसी भी डेरिवेशन में आपको कोई भी समस्या आने ना पाए, मीन्स कोई भी प्रॉब्लम्स आपको ना आए। तो आइए बिना किसी देरी के आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। बताइए हमारे पास हेडिंग क्या है। हमारे पास हेडिंग है प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान तथा वर्ग माध्य मूल मान। ध्यान दीजिएगा, इसका डेरिवेशन ही नहीं इम्पोर्टेंट है, डेरिवेशन इम्पोर्टेंट तो है ही, इसके साथ साथ जो हम डेरिवेट करेंगे, मीन्स जो हम फार्मूला डिराइव करेंगे, उस फार्मूले पर हमारे न्यूमेरिकल्स भी लगते हैं। तो एग्ज़ाम में समझ लीजिए आपका 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। कितने नंबर में आता है? 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए बहुत अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में 2 टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो आपकी डायरेक्ट हेडिंग दे दी जाएगी, या अभी हम जो नीचे प्रूफ करेंगे उसको आपसे बोला जा सकता है। तो आप दोनों के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट हम करते हैं। पहले थोड़ा समझ लेते हैं मीन वैल्यू क्या होती है, मीन्स माध्यमान। चूँकि यहाँ देखिए लिखा गया ना, क्या लिखा गया? माध्यमान, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा चलिए हम समझते हैं। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, छोटी क्लास मीन्स क्लास 10 की हम बात करें, मान लीजिए यही हमारी अल्टरनेटिंग करंट होती है, ठीक है। ध्यान दीजिए, जितना हम ऊपर जा रहे हैं उतने हम नीचे आ रहे हैं। जितना हम ऊपर चलते हैं, मीन्स आधी साइकिल दौरान एक दिशा में हम जितना जा रहे हैं, उतनी ही दिशा में हम क्या करते हैं, दूसरे मतलब सेकंड हाफ साइकिल दौरान उतनी ही दिशा में उतना ही क्या होते हैं, हम विपरीत दिशा में चलते हैं। अच्छा, तो हमको बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं मान लीजिए 50 हम ऊपर चले हैं प्लस में और 50 हम नीचे चले हुए हैं, तो देखिए पूरी साइकिल वैल्यू कितनी होगी। तो आप बोलोगे क्या कि एक पूर्ण साइकिल में जो हमको धारा मिलती है, मीन्स जो हमको औसत माध्यमान मिलता है, वो कितना होता है? 0 मिलता है। चूँकि 50 हम प्लस गए हैं और 50 माइनस गए, 50 माइनस 50 क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। मीन्स मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर जहाँ थोड़ा बहुत आपको 1-2 लाइन लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं कि धारा जो होती है एक हाफ साइकिल में एक दिशा में चलती है, और जबकि दूसरे हाफ साइकिल में क्या होती है? उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। अतः अगर हम पूरे के पूरे साइकिल की बात करें, मीन्स एक पूर्ण साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान अथवा औसत मान जो होता है वो कितना होता है? 0 के बराबर होता है। तो शायद अब आप 1-2 लाइन आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए, तो हमारी देखिए पहली लाइन क्या लिखी है इसमें? प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान। प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान, चूँकि धारा बोला गया है तो आई एम का मतलब क्या हो जाएगा? मीन। क्या हम बोलेंगे? मीन माने क्या होता है? माध्य, MEAN, ठीक है। तो आई एम इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, इसको बस एक ही लाइन आपको समझना और सब मैथमेटिक्स डिपेंडेंट है। मीन्स कुल मिलाकर आपको मात्र एक लाइन अपने दिमाग में रखना, क्या? आई एम इज इक्वल टू 1/t½ इंटीग्रल ऑफ 0 to t½ IDT। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, अवकलन और समाकलन आपका साथ नहीं छोड़ेगा, तो इसीलिए इनको आप कम से कम नॉर्मल फार्मूले तो अपने दिमाग में हमेशा हमेशा रखिए ताकि आपसे कोई डेरिवेशन छूटने ना पाए, आप आसानी से उनको कर सकें, ठीक है। तो शायद फर्स्ट लाइन सबको समझ में आई। फर्स्ट लाइन देखिए समझ में नहीं आएगा, कारण क्या है? इसको आपको याद ही करना होगा।
मीन्स आपको बोलना क्या, आई एम इज इक्वल टू 1/t½ 0 to t½ आई डी टी। चलिए आते हैं थोड़ा सा पीछे, हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, कल वाला वीडियो जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको देखिए कन्फर्म होगा। क्या क्या बताइए हमने पढ़ा हुआ था वहाँ पर, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी पढ़ा गया था। ऐसे मैंने वहीं बताया था V बराबर V0 साइन ओमेगा टी बताया गया था ना। अब बताइए क्या ऐसे हम लिख सकते हैं, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। किसी कोई दिक्कत आएगी तुरंत बोले भैया। मतलब जैसे हम E बराबर E0 साइन ओमेगा टी बोलते हैं, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी बोला जाता है, वैसे ही क्या हम बोल सकते हैं I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। तो हाँ, आपका आंसर होना चाहिए कि हाँ हम ऐसा बोल सकते हैं। तो देखिए इसीलिए क्या किया गया यहाँ पर, I बराबर क्या लिखा गया है, I0 साइन ओमेगा टी। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस देखिए सेकंड लाइन में क्या किया गया, आई एम आपका वैसे लिखा गया, 1/t½ वैसे लिखा गया, 0 to t½ जहाँ आई है बस वहीं वैल्यू रख दी, कौन सी, I0 साइन ओमेगा टी, और डी टी आपका वैसे ही लिखा गया है। ठीक है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए आगे समझते हैं धीरे धीरे। अब ध्यान समझते हैं, कक्षा 11 मीन्स क्लास 11 में हमने पढ़ा था कोणीय वेग। क्या हमने पढ़ा हुआ है, कोणीय वेग क्या होता है, ओमेगा। क्या होता है, कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या होता है, 2π/t। आपने चाहे ये पढ़ा हुआ है या 2πn पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, 2πn चाहे 2π/t। क्या आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो हाँ, आपने इस चीज़ को पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़े हैं तो एक बार आप देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैंने आपको बता भी दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो उसी से हमारा क्या निकाला गया है, कैपिटल T इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। कैपिटल T क्या है यहाँ पर, आवर्तकाल है, 2π आपका कांस्टेंट है, और ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। तो अब देखिए हमें करना क्या है, थर्ड लाइन में आई एम इज इक्वल टू 1/t, जहाँ पे t हम क्या रखेंगे, 2π/ओमेगा। 2 आपका नीचे था इसलिए क्या लिखा गया, 2π/ओमेगा इंटू 2। सेम यही कहानी ऊपर भी की गई है, देख लीजिए एक बार। यहाँ पर भी क्या किया गया है, यहाँ पर टी जहाँ 2π/ओमेगा लिखा गया है, और सब कुछ I0 साइन ओमेगा टी डी टी सब कुछ वैसे लिखा गया एट इट इज। शायद आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे अगली लाइन में, आई एम इज इक्वल टू, अब ध्यान दें दोस्त, दो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ओम का कहाँ जाएगा, ओम का ऊपर हो गया, ओम का अपान पाई, 0 to 2 कैंसिल हो चुका इसमें, π/ओमेगा I0 साइन ओमेगा टी डी टी। तो शायद अब आपको इस लाइन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। I0 मेरे पास क्या कांस्टेंट है, I0 क्या है, कांस्टेंट जिनको मैंने बाहर ले लिया हुआ है, मीन्स इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चूँकि ओमेगा अपान पाई पहले से था ही, और I0 हमने बाद में लिख लिया हुआ है। और बताइए बचा क्या, तब इन इंटीग्रल ऑफ 0 to π/ओमेगा साइन ओमेगा टी डी टी। शायद ये भी कन्फर्म है आपको। अब चलिए ध्यान समझते हैं, हमको जानना क्या है, साइन थीटा का समाकलन क्या होता है। अवकलन बात नहीं कर, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का हम समाकलन बात करें, इंटीग्रेशन की हम बात करें, किसकी हम बात करें, इंटीग्रेशन की। तो साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा बनता है। क्या बनता है, माइनस कॉस थीटा होता है। चलिए समझते हैं आगे हम। तो देखिए अगले लाइन बताइए क्या किया गया, आई एम आपको वैसे लिखा गया, ओमेगा अपान पाई वैसे लिखा गया, I0 वैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया, साइन थीटा का समाकलन किया गया, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। अब बताइए थीटा जहाँ आपके पास कितना, थीटा जहाँ मेरे पास है ओमेगा टी, क्या है, थीटा जहाँ ओमेगा टी पड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना, बेस में इसका रीअवकलन करना, क्योंकि प्योर थीटा तो है नहीं ये, तो इसलिए हमें क्या करना है, इसका हम रीअवकलन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ नीचे क्या लिख दिया गया, dy/dt ऑफ ओमेगा टी 0 to π/ओमेगा वैसे लिखा गया है। शायद ये भी लाइन आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं हम। आई एम इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस कहाँ से आ गया, माइनस से अंदर वाला लिखा गया है, ओमेगा अपान पाई I0 वैसे लिखा गया है, कास ओमेगा टी। ओमेगा आपको कांस्टेंट टर्म है, जैसे आप यक्स का अवकलन एक बोलते हैं, वैसे टी का अवकलन कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो बताइए बचेगा क्या, ओमेगा हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये बाहर एक ओमेगा था, अंदर एक ओमेगा है, क्या होगा, दोनों कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो बताइए बचा क्या मेरे पास अगली लाइन में, अगली लाइन समझ लीजिए जल्दी से। तो आप बोलोगे क्या, आई एम इज इक्वल टू माइनस I0 अपान पाई कास ओमेगा टी
0 to पाई बाई ओमेगा। क्या यहाँ पर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? ध्यान दीजिएगा, आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है तो कम से कम प्लीज़ कम से कम एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आती है, मीन्स जितना हमने पीछे पढ़ाया हुआ है, अगर आपको किसी भी सेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट ज़रूर कर देंगे, आप हमसे ज़रूर पूछेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है, वीडियो आपको करना क्या है, कम से कम 3 से 4 बार मात्र देखना है। और नोट्स बनाने के लिए हमने क्या किया, इंस्टाग्राम चैनल मीन्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो उस पर आप क्लिक करके आप आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और वहाँ पे आपको क्या होगी, इसकी PDF मिल जाएगी, तो आप आसानी से उससे आप नोट्स बनाएंगे। देखिए, नोट्स आपका आसान हो जाएगा बनाने में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वहाँ से आप बना लीजिएगा आसानी से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब बताइए क्या किया गया, यहाँ तक शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए क्या किया गया यहाँ पर, IM इज इक्वल टू -I0 अपॉन पाई। अब बताइए लिमिट का रूल क्या होता है। लिमिट का रूल ये होता है, पहले अपर लिमिट, अपर कौन है पाई बाई ओमेगा, लोअर कौन है ये है 0 है। तो पहले हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ t है वहाँ पर हम पहले रखेंगे पाई बाई ओमेगा, और फिर माइनस जहाँ पे t है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। ठीक है, तो देखिए वही काम किया गया है, -I0 अपॉन पाई कास ओमेगा, जहाँ पर t है वहाँ क्या रखा गया, पाई बाई ओमेगा रखा गया। ऐसे ही कॉस ओमेगा, जहाँ पे t वहाँ 0 रखा गया। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए, तो देखिए क्या होगा, ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कास पाई आपके पास बच गया, और कॉस ओमेगा गुणे 0 करेंगे कितना आ जाएगा, cos 0 अंश आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब जल्दी से, थोड़ा सा जल्दी चला जाए। तो IM इज इक्वल टू, अब चलिए ध्यान थोड़ा समझते हैं, बताइए क्या क्या बचेगा। अब यहाँ थोड़ा समझ लीजिए आप, कॉस पाई का मान -1 होता है, कितना होता है, कॉस 180 का मान -1 होता है, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। बात समझ नहीं आ रही है, कॉस 180 का अंश का मान -1 होता है, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो देखिए भाई किया गया, IM इज इक्वल टू -I0 अपॉन पाई, कॉस 180 का -1 रखा गया, माइनस कॉस 0 मान 1 रखा गया, तो माइनस प्लस मीन्स एक एक कितना हो जाएगा, -2 माइनस वो, और ये -1 क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएंगे। तो देखिए शायद आपको इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं है जी। IM इज इक्वल टू माइनस आपको प्लस बन चुका, वहाँ पे 2 आपका आ गया। ठीक है, अब आगे बस लास्ट लाइन है, हम क्या बोल सकते हैं, IM इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई I0, 2 अपॉन पाई I0। ठीक है, अब देखिए आपने कक्षा 10 में पढ़ा हुआ, पाई मान कितना होता है, 22/7 चाहे आप बोलिए, या 3.14। ठीक है, तो देखिए वही काम किया गया, क्या जहाँ पे पाई था वहाँ 22/7 चाहे आप रख दीजिए, चाहे 3.4 रख दीजिए, भाग को करा दीजिएगा तो आपको ये आसानी से मिल जाएगा। तो यही हमारा क्या है, माध्यमान का डेरिवेशन है। तो एग्जाम में चाहे आपसे ये बोला जाए कि IM इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई I0 सिद्ध करिए, या IM बराबर 0.637 I0 सिद्ध करिए, तो आपको शायद आपको यह सुविधा नहीं होनी चाहिए। अब देखिए उसी हेडिंग से रिलेटेड कौन सा है, वर्ग माध्य मूलमान। क्या है, वर्ग माध्य मूलमान, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या हम बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको डेफिनेशन जाननी है तो चलिए पहले थोड़ा सा 1 से 2 बार हम समझ लेते हैं क्या आपको बोलना होगा। ठीक है, इसमें तो अब आपने पीछे क्या निकाला हुआ है, देखिए वर्ग माध्य मूलमान कहा गया है, तो हमने पीछे क्या निकाला, मीन वैल्यू हमने निकाल लिया, और बस उसी का आपको स्क्वायर करना। मीन्स बताइए आप थ्योरी क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्ती धारा की एक पूर्ण साइकिल के लिए धारा के वर्ग, चूंकि मैंने पीछे आई निकाला हुआ है तो आपको यहाँ क्या करना, धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को हम क्या बोलते हैं, वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, IRMS। फुल फॉर्म थोड़ा समझ लीजिए, आई धारा आपकी है, R क्या है, रूट है, M क्या मीन है, यस माने क्या है, स्क्वायर है, मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, शायद आपको डिफिनेशन कंफर्म हो चुकी होगी। चलिए समझते हैं, एक पूर्ण साइकिल के लिए I स्क्वायर का माध्य मान, एक पूर्ण साइकिल के लिए I स्क्वायर का माध्य अथवा औसत मान।
तो देखिए जैसे पीछे मैंने आपसे बोला ना एक लाइन आपको याद करना, वैसे यहाँ भी समझ लीजिए ये लाइन आपको याद करनी। क्या लिखा गया है, आई स्क्वायर बार इज इक्वल 1/T 0 to T आई स्क्वायर डी टी। ठीक है भैया, कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए ध्यान समझते हैं, इनका जिक्र मैंने आपसे पीछे कर लिया हुआ है। आई की वैल्यू क्या होती है, I0sin⁡ωt, और टी का क्या होता है 2π/ω। अब आपको थोड़ा सरल लगेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। हाँ लेकिन देखिए थोड़ा सा यहाँ आपके लिए कठिन होगा, क्योंकि लंबा डेरिवेशन है। बेहतर ढंग से चलिए समझते हैं, कोशिश करेंगे समझाने की हम आपको। तो ये आपका वैसे लिखा गया है, जहाँ टी वहाँ 2π/ω रखा गया है। आई की जगह I0sin⁡ωt, और जहाँ टी था वहाँ 2π/ω। तो शायद आपको ये लाइन भी कंफर्म हो पाई होगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। अब देखिए ओमेगा कहाँ जाएगा, ऊपर, 2π आपका नीचे लिखा गया है। अब यहाँ से बताइए हम बाहर क्या, चल देखिए यहाँ पे देखिए बताइए क्या किया गया, यहाँ पे क्या किया गया, I0² sin² ω t, जो कि पूरे का क्या था, होल स्क्वायर था। तो मैंने स्क्वायर को क्या कर दिया, तोड़ दिया हुआ है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आई स्क्वायर का बार इज इक्वल टू ω/2π। अब थोड़ा सा पीछे आप समझ लीजिए क्या लिखा गया था, I² sin² तो वही I² आपको बाहर लिया गया है, तो अंदर क्या बच जाएगा, sin² dt। अब देखिए ये आपने कक्षा 11 में पढ़ा हुआ है, cos 2θ के 4 से 5 फॉर्मूले होते हैं, जिनमें हमने मात्र आपको एक फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है यहाँ पर, जो यहाँ पर ज़रूरत है, जिसकी आवश्यकता हमें है। तो बताइए क्या होता है कि नहीं होता है, cos 2θ इज इक्वल टू 1 - 2 sin² होता है, हाँ या ना। अब बताइए यहाँ इधर माइनस में था, इधर क्या करेगा, प्लस में चला जाएगा, मतलब 2 sin² इज इक्वल टू 1 - cos 2θ। तो आपको चाहिए क्या, sin² चाहिए, क्या चाहिए, sin²। यहाँ आपका 2 गुणे में कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देख क्या किया गया भैया, तो I बार स्क्वायर या I² का बार इज इक्वल टू ω/2π I0²। अब देखिए हम कर क्या रहे, ध्यान से आप समझेंगे थोड़ा सा। जहाँ पे क्या लिखा गया था, sin² लिखा गया था। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग चेंज किया गया, 1 - cos 2θ। बताइए थीटा यहाँ कितना था, ω था, तो 2ω/2 dt। तो शायद ये लाइन आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये वाला 2 आपको बाहर लिया गया है, ठीक है, इस वाले 2 देखिए बाहर कर दिया गया है, तो कोई दिक्कत इसी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए समझते थोड़ा सा, बताइए आप क्या करेंगे। यहाँ पर ω/2π I0²/2 वैसे लिखा गया है। अब अलग अलग हम कर रहे हैं, तो चूँकि 2 हमारा बाहर निकल चुका, बचे कौन कौन, 1 बचा हुआ है और cos 2ω/t बचा हुआ, मीन्स 1 dt और cos 2ω/t dt। लिमिट आपका वही है क्या, 0 to 2π/ω। ठीक है, देखिए बस आपको एक ही बार दिक्कत होगी इसको समझने में। अगर आप एक बार इसको सही समझ ले रहे हैं, बेहतर ढंग से समझ ले रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए आगे समझते हैं जल्दी से। तो I² बार इज इक्वल टू ω/2π I0²/2। अब देखिए एक का समाकलन क्या होता है, एक का समाकलन जैसे मान लीजिए हम पीछे पढ़ चुके हैं मैथ में। अगर मैथ की बात करें तो 1 का क्या होता था, वहाँ पर x होता था, क्योंकि वहाँ पे तब dx होता था, यहाँ पे dt है, तो बताइए 1 क्या बन जाएगा, वहाँ पे t बन जाएगा। ठीक है, cos थीटा का समाकलन क्या होता है, sin थीटा होता है। ठीक है, चलिए समझ चलिए, बताइए क्या आप बोलेंगे। तो 1 का समाकलन क्या बन गया, t बन गया, लिमिट आपकी वही रहेगी 0 to 2π/ω। cos 2θ क्या होता है, sin थीटा होता है, और 2ω/t कर रही अवकलन, तो t का 1 बन जाएगा, 2ω आपको वैसे लिखा गया है, तो शायद ये भी कोई दिक्कत नहीं होती, लिमिट आपको वैसे लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते जल्दी से। अब आप क्या बोलोगे, देखिए सारी चीज़ें सेम लिखी गई हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ t है, जहाँ पे t है देखिए एक बार आपका वहाँ लिखा गया 2π/ω और -0 लिखा गया है, क्योंकि अपर कौन है 2π/ω, लोअर कौन है 0 है। ठीक है, अब ऐसे ध्यान दीजिए इसमें क्या करेंगे, मैंने 2ω को पहले बाहर लिख दिया हुआ है, तो बताइए बचा कौन है, sin 2ω/t बचा हुआ है। बस आपको एक बार टी जहाँ कितना रखना है, 2π/ω रखना है, और एक बार टी जहाँ कितना रखना है, 0 रखना है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर, तो आपको समझ में आ रहा है, 2 से ω कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए तो जल्दी बताइए क्या बचेगा। इस लाइन देखिए सारी चीज़ें वैसे लिखी गई हैं, 2π/ω वैसे लिखा गया है, ये आपका वैसे ही पड़ा हुआ है, ω कैंसिल, sin 4π और sin 0। ध्यान दीजिए sin 4π का मान भी 0 होता है, मतलब 18 × 72, sin 720 मान आप निकालेंगे 0 ही आएगा, sin 0 मान 0 ही होता है, तो देखिए यहाँ रख दिया गया है। तो ये तो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं, तो बचे कौन, ये बचा हुआ, मीन्स आप क्या बोल सकते हैं,
आई स्क्वायर बार इज इक्वल टू ओमेगा अपान 2 पाई आई नॉट स्क्वायर अपान 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई कैंसिल आउट, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, कोई दिक्कत इसी को। तो बताइए बचेगा क्या, आई बार स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपान 2। देखिए आपने परिभाषा क्या पढ़ी है, आई स्क्वायर के औसत मान के वर्गमूल को ही हम क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं। इसलिए हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया। क्या किया कि दोनों पक्षों का, चाहे आप यहाँ एक लाइन बढ़ा सकते हैं, अपना लिख दीजिएगा क्या कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, आप ऐसे बोल दीजिए, ठीक है। तो देखिए वही काम किया, इसलिए यहाँ लिखा क्या, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्या बोलते हैं हम, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। दोनों पक्षों को बस रूट किया गया और कुछ नहीं किया गया। अब बताइए रूट में क्या होगा, जो चीज़ डबल होती है क्या होगी, बाहर चली आएंगी और 2 आपको वैसे रह जाएगा, मीन से रूट 2 हो जाएगा। अब आप 1 के डिवाइड कर लीजिएगा, रूट 2 का मान कितना होता है 1.414। तो आप घर में मन के बैठ कर लीजिएगा, 1 भागे कितना 1 डिवाइड बाई 1.414, तो आपका आ जाएगा कितना 0.707। आई नॉट आपको वैसे लिखा गया है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा भी कर सकता है कि आप प्रूव दैट, चाहे इनको आपसे प्रूफ करने के लिए कहा था सर, ये तो नहीं, ये नहीं, हाँ आपसे बोल सकता है क्या कि आप सिद्ध करिए आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपान रूट 2। तो ये आपने यहाँ देख लिया हुआ है, अगर ये मान लीजिए कहें तो आप इसको मान देख ही पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये डेरिवेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपसे मीन वैल्यू कही जाएगी तो बताइए मीन वैल्यू मान कितना होता है, आई एम इज इक्वल टू 2 अपान पाई आई नॉट, मीन्स 0.637 आई नॉट। ऐसे ही आई आर एम एस का मान कितना होता है, आई नॉट अपान रूट 2, या आपसे बोर्ड एग्जाम में कहा जाए 0.707 आई नॉट। तो आप दोनों को आराम से देख कर सकते हैं। देखिए मैं बार बार आपसे एक रिक्वेस्ट क्या करूँगा, पहले आप वीडियो को आराम से समझिएगा, मन कहे पॉज करके वीडियो को लिखते चलिएगा। अगर आप ऐसा करें तो आप लाइन टू लाइन आसानी समझते चलेंगे। या आप एक काम करिए, पहले 1-2 बार देख लीजिएगा, तब उसके बाद आराम से नोट्स बना लीजिएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर देंगे, तो हम आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं। चलिए बस उससे देखिए रिलेटेड बस एक लाइन हमें और समझना है, प्रत्यवर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। जैसे हमने धारा का वर्ग माध्य मूल मान पढ़ा हुआ है, वैसे ही किसका, प्रत्यवर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, जिसको हम बोलते हैं क्या, VRMS। तो पीछे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपान रूट 2। तो बताइए क्या हम वैसे लिख सकते हैं, VRMS इज इक्वल टू वी नॉट अपान रूट 2, कर सकते हैं ना। तो 1 अपान रूट 2 को आप सॉल्व करिए 0.707। तो इस पर हमारा न्यूमेरिकल से लगता है। तो प्लीज़ शायद आपको पूरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको बात नहीं क्लियर हो पा रही, प्लीज़ आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए आपके कमेंट्स होता क्या है, कम से कम हमें एक बात ये समझ में आती है कि हमें किस तरीके से चलना है। आपको बात समझ में आ रही, नहीं आ रही है, कम से कम ये चीज़ क्लियरिटी होगी, या हमें क्या और संशोधन इसमें करना मेरे पढ़ाने में, वो भी आपसे ही कन्फर्म होगा। देखिए जब तक आप हमें कुछ बताएंगे नहीं, बताइए आपका मैं कैसे आइडिया जान पाऊँगा। तो इसलिए आपका कमेंट करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। और अगर यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक हम आसानी से जितनी वीडियोज़ हैं मैं पहुंचा सकूं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।